हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल SLD यानी कि एसटी लेवल डेस्टिनेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th NCERT साइंस की। साइंस में हम पढ़ने वाले हैं मानव पोषण, यानी कि मानव अपना भोजन कैसे पचाते हैं, कैसे खाते हैं, वो सारा सब सिस्टम पढ़ेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि जो पूरा बना है चित्र, ये है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के अनेक भाग हैं, जिसमें से सबसे पहले है मुखगुहा, जिसे हम मुंह बोलते हैं, और उसके बाद है जीभ, जिसे हम जीभा बोलते हैं। इसमें फिर देखते हैं जो मुंह से हमारी एक नली जाती है जो खाना लेकर, कहाँ, अमाशय में, उसे हम बोलते हैं क्या, ग्रस्का, यानी कि ग्रास नली। इसे इंग्लिश में हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे हम, ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम हमारा श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को अलग करने वाला एक भाग है, जो बताता है कि जो डायाफ्राम होगा उसके नीचे आएगा हमारा पाचन तंत्र और उसके ऊपर होगा श्वसन तंत्र। जो हम सांस का आदान प्रदान करते हैं वो हमारा आ जाएगा श्वसन तंत्र में। अब हम बात करेंगे कि आहार नली यानी कि ग्रस्का जो है वो मुंह से आकर कहाँ आती है, अमाशय में। अच्छा, फिर अमाशय से जो आगे चलकर नली जाती है उसे बोलते हैं हम छोटी आंत या बोलते हैं क्षुद्रांत। ये देखो लिखा है छोटी आंत या क्षुद्रांत। इसी नली के ऊपर वाले भाग में दो हिस्से जुड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। इसे इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। और एक हमारा छोटा जो अंग है जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय, यानी कि अग्नाशय और लीवर की जो नलियाँ होती हैं वो भी हमारी छोटी आंत से जुड़ी होती हैं। छोटी आंत में जब भोजन आता है तो यहाँ से, अग्नाशय से और यकृत से कुछ रस स्रावित होते हैं, यानी कि रस निकलते हैं। उन रस की सहायता से भोजन पाचन में होने में मदद मिलती है। उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो छोटी आंत है यानी कि क्षुद्रांत है। क्या है ये, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत। क्षुद्रांत बहुत कुंडलित का मतलब है गोल गोल, या बोले तो हम स्प्रिंग के समान टेढ़ी मेढ़ी पड़ी होती है। अच्छा, अब बात करें कि जो छोटी आंत है वो साइज में बड़ी आंत से क्या होती है, छोटी की बड़ी। तो छोटी आंत याद रखना, जो भी छोटी आंत है वो बड़ी आंत से बड़ी ही होती है। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो भी हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में सबसे लंबा जो भाग होगा पाचन का वो हमारा होगा, जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में जो भी भोजन आता है वो धीरे धीरे, अच्छा, इसमें एक गति होती है, भोजन को ऊपर से नीचे लाने में एक गति होती है जिसे बोलते हैं हम क्रमाकुंचक गति। अब ये गति कोई दूसरी गति नहीं है, बस यही समझना है कि जो भोजन आता है वो ऐसे पंप करते नीचे आता रहता है। अच्छा, अब बात करेंगे ये नली। ये जो नली है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक जाती है, जिसे हम बोलते हैं गुदाद्वार। इस पूरी नली को हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल का तात्पर्य है कि जो नली भोजन को ले जाए, मुंह से कहाँ तक ले जाए, गुदाद्वार तक, तो उसे हम बोलते हैं आहार नाल। अच्छा, हम बात कर चुके थे कि जो भी मेरी छोटी आंत होती है उसमें भोजन जो गति करता है, क्या करता है, भोजन जो गति करता है वो करता है क्रमाकुंचक गति। क्रमाकुंचक गति का तात्पर्य है कि पंप करते हुए भोजन को नीचे ले जाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो सबसे लास्ट हिस्सा होगा, जो सबसे अंतिम सिरा होगा छोटी आंत का, वो सिरा जुड़ जाता है बड़ी आंत से। किससे जुड़ जाता है, बड़ी आंत से। और बड़ी आंत इससे जो भोजन आएगा किससे आएगा, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत से। अच्छा, बड़ी आंत का एक दूसरा भी नाम जिसे हम बोलते हैं बृहदांत, इसे कोलोन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास 10th के हिसाब से जो 10th NCERT में है वही हम पढ़ने वाले हैं, ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा। बाकी अब जब कंपटीशन में आप तैयारी करेंगे तो एक्स्ट्रा देखेंगे कि इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे छोटी आंत के नाम होते हैं, बड़ी आंत के नाम होते हैं, लेकिन हमें सारे नाम नहीं जानना, क्योंकि हमारी जो 10th NCERT यानी कि साइंस में जो भी पूछेगा एग्ज़ाम में वही हमें पढ़ना है NCERT के हिसाब से। अच्छा, अब बात करते हैं जो भी छोटी आंत है उससे भोजन जाएगा किसमें, बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत क्रमाकुंचक गति कराते हुए, क्या,
क्रमाकुंचक गति कराते हुए भोजन को धीरे 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 ले जाती है और कहाँ ले जाती है, मलाशय तक। अच्छा, कहानी ये है कि जो मलाशय में हमारा इकट्ठा होता है वो इकट्ठा होता है मल। अब आप कहेंगे मल क्या है, तो समझते हैं मल का क्या सिस्टम है। जो भी हमने भोजन सबसे पहले मुंह में खाया, मुंह में दांतों के द्वारा, किसके द्वारा, दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, यानी कि चबाया गया। भोजन जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है तो हमारी जो की होती है क्या, ग्रास नली, यानी कि ग्रसिका, इससे भोजन आसानी से हमारे पेट में प्रवेश कर जाता है। पेट यानी कि अमाशय। अच्छा, जब भोजन को दांतों के द्वारा चबाकर पीस दिया जाता है तो उसके बाद हमारी क्या होती है, जीवा। क्या होती है, जीवा। जीवा से कुछ लार निकलती है। जो लार निकलती है उन ग्रंथियों का नाम होता है, जहाँ से लार निकलती है, लार ग्रंथियाँ, या हम लार ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसे हम लाला रस भी कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखो लिखा है हमारा कि जीभ में लाला ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ से लार निकलती है और जीभ को भोजन में मिलाने का कार्य करती है, और जीभ लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है, जिससे भोजन गीला होकर ग्रास नली में आसानी से प्रवेश कर सके। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जो भी आपकी लार होगी वो लार भोजन को गीला करेगी। अच्छा, गीला कौन कराने में मदद करेगा, जीभ। जो भी लार ग्रंथियों से लार निकलेगी वो लार भोजन में मिलेगी। भोजन में मिलाएगा कौन, भोजन में मिलाएगा हमारी जीभ। जीभ घूमेगी और भोजन को लार के साथ मिलाने में मदद करेगी। जब भोजन हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, जीभ की लार के साथ मिल जाएगा, लार जो होगी उसको हल्का हल्का गीला कर देगी। गीला कर देगी तो आसानी से भोजन नीचे उतर जाएगा, यानी कि ग्रसिका से उतरकर अमाशय में चला जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारी जीवा होती है, इसमें जो ग्रंथियां होती हैं उनमें निकलने वाले रस में, यानी कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं लार एमिलेज। क्या बोलते हैं, लार एमिलेज। अच्छा, ये लार एमिलेज करता क्या है, ये लार एमिलेज मंड यानी कि स्टार्च को किस में बदल देता है, सरल शर्करा में। ठीक है, जब हम भोजन को बहुत देर तक चबाते रहते हैं तो हम देखते हैं कि भोजन हमें मीठा लगने लगता है। तो मीठा किस वजह से लगता है कि जो भी हमारे भोजन में क्या होता है, मंड यानी कि स्टार्च, ये मंड लार एमिलेज के द्वारा किस में बदल दिया जाता है, सरल शर्करा में। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारा भोजन है वो मुंह से पचना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि चालू हो जाता है। फिर देखते हैं हम क्या, कि हमारा जो है ये क्या है, ग्रास नली। क्या है, ये ग्रास नली। अच्छा, ये ग्रास नली का काम क्या है, तो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, देखो, इस नली की सहायता से भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाया जाता है। जो हमारी नली है कौन सी, ये है, देखो, ग्रास नली, जिसे हम बोलते हैं ग्रसिका या इसोफेगस। इस नली की सहायता से जो भोजन हम मुंह में चबा कर रखते हैं वो भोजन हमारी ग्रास नली की सहायता से अमाशय में आ जाता है। हम बात करने वाले हैं अमाशय। तो अमाशय में देखेंगे कि जो भी भोजन कहाँ से आया था, ग्रास नली से, वो भोजन ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में आकर फिर आता है अमाशय में। अब बात करेंगे कि अमाशय, तो अमाशय को हम पेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाशय को पेट। जो भी आपका भोजन पेट में आएगा, किस में आएगा, पेट में, उस पेट से कुछ रस स्त्रावित होते हैं। अब आप कहेंगे रस स्त्रावित मतलब कुछ एंजाइम निकलते हैं। वो एंजाइम भोजन के पाचन को कराने में मदद करते हैं। जो रस जहाँ से निकलते हैं उन ग्रंथियों का नाम है जठर ग्रंथियाँ। मतलब कि हमारा भोजन जिन रसों के द्वारा पचाया जाता है वो रस अमाशय यानी कि पेट में उपस्थित जठर ग्रंथियों से निकलते हैं। इन रसों का नाम है, वो पहला नाम है, जैसे कि हम बात करें श्लेष्मा। क्या बात करें, श्लेष्मा। और दूसरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तीसरा हम बात करें पेप्सिन की। याद रखना 3 नाम है, पहला श्लेष्मा,
हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसे बोलते हैं, और तीसरा हो गया हमारा पेप्सिन। अब बात करेंगे कि जो हमारा श्लेष्मा है वो क्या काम करता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से रस निकलेंगे 3, इन रसों के नाम जो हैं वो हैं क्या, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन। अब बात करें जो हमारा HCl है, अगर वो हमारी अमाशय की परत में यानी कि अमाशय के अंदरी वाले भाग में लग जाएगा तो उसकी जो अंदर की परत होगी वो जल जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो अम्ल होता है वो अम्ल हमारी त्वचा को जला भी सकता है। तो वही HCl से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे जो निकलता है श्लेष्मा, वो हमारी अमाशय को आंतरिक अस्तर यानी कि एक अंदरूनी परत बना लेता है। उस परत के कारण जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है वो उस परत को टच नहीं कर पाता, जिससे कोई भी हानि हमारे अमाशय को नहीं होती है। अन्यथा अगर वो अमाशय की परत में पड़ जाए HCl अम्ल, तो हो सकता है कि वो जो अमाशय की परत है वो जल भी जाए, फट भी जाए। तो हमें पता रहना चाहिए कि जो भी श्लेष्मा होगा वो आंतरिक अस्तर बना लेता है, जिसके कारण HCl से अमाशय को सुरक्षा प्रदान हो सके। अब जो निकलता है हमारा पेप्सिन, क्या निकलता है, पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें जो प्रोटीन जाता है, प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पर अमाशय में प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी प्रोटीन हम खाते हैं उस प्रोटीन का पूर्ण पाचन हमारा होता है छोटी आंत में। किसमें होता है, छोटी आंत में, जिसे हम बोलते हैं क्षुद्रांत। तो देखते हैं थोड़ा अमाशय का काम। अमाशय एक कैसा अंग है, अमाशय से कौन कौन रस निकलते हैं और उन रसों का कार्य। तो आइए देखते हैं, जो हमारा लिखा भी है बोर्ड में। हम बात करेंगे कि ये एक बृहत अंग है। कैसा अंग है, बृहत मतलब वो है बड़ा। हम बात करें कि जो भी हमारा अमाशय है वो एक बड़ा अंग है, यानी कि बृहत अंग है। जब भी इसमें देखना ध्यान से, लिखा है इसमें भोजन आने पर यह फैल जाता है। जैसे ही इसमें भोजन आता है, कहाँ से, ग्रास नली से, ये क्या करता है, फैल जाता है, फूल जाता है। हम लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमारा पेट फूल गया है, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। तो वो जो पेट फूलता है वो फूलता कौन है, अमाशय। अमाशय में ही भोजन जाके इकट्ठा रहता है। अब ये कितने समय तक, तो समथिंग हमारा 3 से, देखो लगभग में 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे भोजन को यहाँ पे रखा जाता है अमाशय में, क्योंकि यहाँ से कुछ रस निकलेंगे। वो रस इन भोजन में जो भी हमारे प्रोटीन वगैरह होंगे उनको पाचन कराएंगे। तो अब देखते हैं कि यह फैल जाता है इसकी पेशी भित्तियों में, मतलब कि इसकी जो अंदर भित्तियाँ हैं उन भित्तियों में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ। जो भी रस निकलता है जिन ग्रंथियों से उनका नाम है जठर ग्रंथियाँ, जहाँ कुछ पाचक रस स्त्रावित होते हैं। जो भी जठर ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से कुछ पाचक रस निकलते हैं। पाचक रस का तात्पर्य है भोजन को पाचन करने वाले रस। पाचन का मतलब आप पता है कि जो भी भोजन से पौष्टिक चीज़ें हैं वो निकालने, वही हो जाएगा पाचन। अच्छा, फिर देखते हैं कि जो भी रस होंगे वो रस 3 प्रकार के होंगे। रस जो होंगे कितने प्रकार, 3 प्रकार के रस, यानी कि एंजाइम होते हैं। इन्हें एंजाइम भी बोल सकते हैं। अब बात करें श्लेष्मा, तो श्लेष्मा जो एंजाइम या रस होगा वो अमाशय में आंतरिक अस्तर बनाकर HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। HCl से सुरक्षा देगा कौन, श्लेष्मा, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें कि HCl क्या करेगा। अब जो भी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, जो भी HCl अम्ल निकलेगा यहाँ से वो भोजन को करेगा अम्लीय। जो भी HCl होगा वो हमारे भोजन को क्या करेगा, अम्लीय। अच्छा, जो भी भोजन है उसे अम्लीय बनाने काम करेगा। अब आप बात करेंगे अम्लीय क्यों बनाएगा। जब तक वहाँ का भोजन अम्लीय नहीं बनाया जाएगा तब तक हमारा जो ये एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन, वर्क नहीं करेगा, यानी कि कार्य नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कार्य का मतलब कि भोजन में प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी HCl निकलेगा यानी कि अम्ल निकलेगा वो भोजन को अम्लीय बनाता है,
अच्छा, उसका जो काम है वो क्या है, अम्लीय बनाना, जिससे पेप्सिन कार्य कर सके। वही तो बताया मैंने कि जो भी आपका HCl अम्ल होगा वो भोजन को अम्लीय बनाएगा, जिससे कौन कार्य कर सके, पेप्सिन नामक एंजाइम। अब आप बात करेंगे पेप्सिन का कार्य, तो देखते हैं पेप्सिन का कार्य। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन करता है। या पेप्सिन का जो कार्य है वो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक रूप में पाचन करना, आंशिक रूप से पाचन करना। आप जान गए होंगे कि जो भी हमारे अमाशय में 3 रस निकलेंगे, उन रसों का कहीं ना कहीं कार्य है भोजन के पाचन में मदद करना। ठीक है, तो याद रखना, श्लेष्मा आंतरिक आस्तर प्रदान करेगा, HCl भोजन को अम्लीय माध्यम तैयार करेगा जिससे पेप्सिन कार्य कर सके। अब पेप्सिन हमारे भोजन से आंशिक रूप में प्रोटीन का पाचन करेगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अग्नाशय और यकृत की। ठीक है, यहाँ से जो भी रस निकलते हैं वो किस प्रकार के रस निकलते हैं, उनका कार्य क्या है, उनका नाम क्या है, हम बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यकृत की। तो यकृत को हम बता चुके थे कि यकृत को कहते हैं क्या, लीवर। यकृत के 2 नाम हैं, इंग्लिश में इसे लीवर कहते हैं, हिंदी में इसे हम यकृत कहते हैं। मतलब है एक ही लेकिन नाम उसके 2 हैं। अब देखेंगे कि यकृत में हमारी होती है पित्ताशय। यहाँ पे यकृत में क्या होता है, पित्ताशय। पित्ताशय में भंडारित होता है पित्तरस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यकृत में एक छोटी सी थैली नुमा होती है, इसे हम बोलते हैं पित्ताशय, जो कि पित्तरस का भंडारण करती है। ठीक है, इसमें पित्तरस इकट्ठा होता है। अच्छा, अब बात करेंगे कि पित्तरस का काम क्या है। तो पित्तरस के काम है 2। पहला काम क्या है कि जो भी हम भोजन खाएं उसमें जो भी वसा होगा, क्या होगा, वसा, वो बड़ी बड़ी गुलिकाओं के रूप में होगा, मतलब बड़ी मात्रा में होगा। उसी बड़ी बड़ी गुलिकाओं को छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ना, मतलब कि जो हमने वसा खाया, फैट खाया, फैट जानते होंगे कि आप दूध में, जैसे कि घी में, है ना, ऑयली चीज़ें जिसमें होती है, जिसमें ऑयली चीज़ मतलब जो तेल वाली चीज़ ज़्यादा चीज़ें होती है उसमें हमारा फैट होता है। ठीक है, उसी फैट का पाचन हमारा होता है किसकी मदद से, पित्तरस की मदद से। तो पित्तरस कहाँ बनता है, पित्तरस बनता है हमारे लीवर में, यानी कि हमारे यकृत में। ये पित्तरस बनकर इकट्ठा कहाँ होता है, बनकर इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय से एक नली जाती है, ये देखो, देख रहे होंगे आप, ये नली गई है और ये मिली है कहाँ, छोटी आंत वाले भाग में। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक जो भाग है ये हमारा है क्या, अमाशय। उसके बाद जो भी ये भाग दिख रहा है तुम्हें अमाशय के नीचे, इसे हम बोलते हैं छोटी आंत, यानी कि जो भी छोटी आंत का ऊपरी भाग है उसी में हमारी एक नली आएगी, जो होगी कहाँ से आई होगी, यकृत से वो जुड़ी होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारा अग्नाशय ये भी जुड़ा होता है, लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना है यकृत के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि यकृत यानी कि लीवर, ये एक मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो यकृत है वो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अब बात करें ग्रंथियाँ वो होती हैं जहाँ से कुछ एंजाइम या रस स्त्रावित होते हैं, रस निकलते हैं। तो हमें ये पता चला कि जो भी हमारा यकृत है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें पित्तरस का निर्माण होता है, इसमें किसका निर्माण होता है, पित्तरस का, इसमें यकृत में। ठीक, यह पित्तरस यकृत में उपस्थित पित्ताशय में भंडारित होता है। जो भी पित्तरस बनेगा हमारा वो आके कहाँ इकट्ठा होगा, इसमें पित्ताशय में। पित्तरस एक नली की सहायता से छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत में जाता है। जो भी पित्तरस होगा वो यहाँ से जाकर कहाँ जाएगा, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में जाएगा। अब बात करेंगे कि पित्तरस के कार्य। तो पित्तरस के कार्य कितने होते हैं, 2। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले पित्तरस का कार्य है कि वसा की बड़ी बड़ी गुलिकाओं को छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ना, और दूसरा काम है वसा के अलावा वो भोजन को, जो भी तुम्हारा भोजन यहाँ पे था वो कैसा था, अम्लीय भोजन जब जाएगा आगे तो अम्लीय ही रहेगा। अब अम्लीय भोजन को हमें बनाना होता है क्षारी। ठीक, तो पित्तरस जो होता है वो छोटी आंत में उपस्थित भोजन को कैसा करता है, क्षारी बनाता है। अब आप बात करेंगे क्षारी क्यों बना रहा है। तो क्षारी बनाने का कारण सबसे ये है कि जो भी अग्नाशय से हमारे एंजाइम निकलते हैं, ठीक,
अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम क्षारी ही कंडीशन पर, यानी कि जब तक भोजन क्षारी नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं करेंगे। तो क्षारी भोजन के होने पर यहाँ से निकलने वाले रस, अग्नाशय से निकलने वाले रस यानी कि एंजाइम अपना कार्य कर पाएंगे। कार्य का मतलब भोजन को पचा पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें देखो पहला कार्य लिखा है कि भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, जिससे वसा का पाचन हो सके। दूसरा कार्य है भोजन को क्षारी बनाना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बनाना। ठीक, भोजन को क्षारी बनाना जिससे अग्नाशय से निकलने वाले रस भोजन का पाचन करा सके। ठीक, भोजन का पाचन करा सके। तो ये हमने देख लिया यकृत यानी कि लीवर का काम। यहाँ से जो रस निकलेगा वो कहाँ पे जाएगा, छोटी आंत में। जो रस भंडारित होगा वो कहाँ पे होगा पित्ताशय में। इनके कार्य होंगे तो पहला कार्य वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, दूसरा कार्य भोजन को क्षारी बनाना जिससे अग्नाशय से निकलने वाले रस भोजन को पचा सके, अपना कार्य कर सके। अग्नाशय क्या होता है, आइए चलो देखते हैं। अग्नाशय जो है वो हमारी छोटी आंत के सबसे ऊपरी हिस्से में जुड़ा होता है। अग्नाशय जो आपको दिख रही है वो पेड़ की पत्तीनुमा आकृति का होता है। ठीक है, अग्नाशय हमारी एक ग्रंथि है। ग्रंथियों से हमें पता है कि कुछ न कुछ रस यानी कि एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। देखते हैं कि अग्नाशय की परिभाषा अगर बोलें तो क्या है। यह एक ग्रंथि है, यह एक ग्रंथि है जो पेड़ की पत्तीनुमा होती है। इससे कुछ रस यानी कि एंजाइम निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं कि अग्नाशिक रस यानी कि अग्नाशय से निकलने वाले रस या एंजाइम। तो अग्नाशय से निकलने वाले रस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज। तो देखते हैं कि ट्रिप्सिन का कार्य क्या है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है पेप्टोन्स में, यानी कि प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में। और वो कौन सा एंजाइम कार्य करता है ये बदलने में, तो हमारा एंजाइम है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो कि अग्नाशय से निकलता है। फिर देखते हैं कि एक हमारा और एंजाइम है जिसे बोलते हैं लाइपेज। तो दूसरे यानी कि लाइपेज का जो कार्य है वो है वसा को वसा अम्ल में बदलना। ठीक है, वसा को वसा अम्ल में बदलना ये काम है लाइपेज का। और हमारा तीसरा एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं एमिलेज। ठीक, तो देखो ये हमारा पहला एंजाइम और ये दूसरा एंजाइम और ये तीसरा एंजाइम। यहाँ पे तीनों एंजाइमों के कार्य लिखे हैं। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है पेप्टोन्स में, वसा का पाचन लाइपेज करता है वसा अम्ल में, और मंड का पाचन करता है एमिलेज एंजाइम किसमें, ग्लूकोज में। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि छोटी आंत क्या है। हम पढ़ते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत देखते हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र का पूरा भाग है उसमें छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग अगर देखें पाचन तंत्र में तो होती है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत का दूसरा नाम है क्षुद्रांत। ठीक है, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत एक ऐसा भाग है आहार नाल का जिसमें भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। तो देखते हैं कि आहार नाल की परिभाषा क्या है। यह आहार नाल का वह भाग है जिसमें भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। अतः आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। इससे आंत रस निकलते हैं। आंत रस यानी कि इससे कुछ एंजाइम भी निकलते हैं जो भोजन के पाचक में सहायक होते हैं। ठीक है, इससे आंत रस निकलते हैं जो भोजन का पाचन कराते हैं। ये रस यानी कि एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो हमने देखा कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जहां से कुछ रस या एंजाइम स्रावित होते हैं, निकलते हैं। इसमें से प्रोटीन के पाचन के लिए एक रस निकलता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, और इसी प्रकार जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है।
अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारी छोटी आंत में भोजन पचेगा, वो पचित भोजन हमारे शरीर यानी कि कोशिकाओं के प्रत्येक भाग में कैसे पहुंचेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक छोटी सी चीज़ जिसे हम बोलते हैं क्या, दीर्घरोम। दीर्घरोम हमारी छोटी आंत के अंदर भाग में अंगुली नामक, जैसे हमारी हाथों की अंगुलियां होती हैं, जैसे हम मान लें जो हम ब्रश करते हैं, ब्रश में बहुत सारे बाल होते हैं, उसी प्रकार इसमें छोटी 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 अंगुलियों जैसी बहुत सारी बालें होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घरोम। यही दीर्घरोम भोजन को अवशोषित करके हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। जब भोजन का प्रोटीन या जो हमारे भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमारी कोशिका तक पहुंचती है, तो कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान होती है और उसी ऊर्जा के कारण हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि दीर्घरोम की परिभाषा क्या होगी। तो जो दीर्घरोम है वो हम छोटी आंत के आंतरिक भाग में पाते हैं। छोटी आंत के आंतरिक भाग में दीर्घरोम जो अंगुली जैसी संरचना के होते हैं, ये पचित भोजन को अवशोषण करके यानी कि अपने अंदर ग्रहण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान कराने में सहायक होते हैं। जो भी हमने खाना खाया वो खाना पचने के बाद हमारी छोटी आंत के अंदर दीर्घरोम उपस्थित होने के कारण दीर्घरोम उस पचित भोजन को अपने अंदर अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में मदद करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान कराते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो भी हमारी छोटी आंत है, वो छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग, अंतिम भाग हमारी बड़ी आंत में जुड़ गया है। तो हम देखते हैं कि बड़ी आंत क्या है, बृहदांत की। तो देखते हैं कि जो हमारी बड़ी आंत है वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जाती है और इसमें मलाशय और गुदाद्वार जुड़ा होता है। देखो, जो बड़ी आंत है इसमें जो भी हमारा भोजन छोटी आंत के द्वारा पचाकर भेजा गया था, उसमें पानी का अवशोषण नहीं किया गया था। ठीक है, तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में दीर्घरोम उपस्थित होते हैं जो सिर्फ पानी का अवशोषण करते हैं और पचे हुए भोजन यानी कि जो हमारा बड़ी आंत में पानी के अवशोषण के बाद भोजन बचता है, उसे हम बोलते हैं मल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ। पचे हुए भोजन यानी कि अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल को धीरे धीरे कर कहाँ भेज दिया जाता है, मलाशय में। मलाशय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ थोड़े समय तक रुका रहता है और उसके बाद हमारे गुदाद्वार यानी कि ये जो हम देख रहे हैं, इस वाले भाग से उस अपशिष्ट पदार्थ मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यही हमारा संपूर्ण पाचन हो जाता है। चलो देखते हैं हम यहाँ पे कि जो बड़ी आंत है वो कैसे कैसे काम करती है। तो हम देखते हैं छोटी आंत में भोजन पचने के बाद बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। यहाँ हमारे द्वारा खाए गए भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण इसमें उपस्थित दीर्घरोम के द्वारा कर लिया जाता है। जिस प्रकार हमारी छोटी आंत में भी दीर्घरोम उपस्थित थे, उसी प्रकार हमारी बड़ी आंत में भी दीर्घरोम उपस्थित होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो छोटी आंत में दीर्घरोम थे वो हमारे पचे हुए भोजन को अवशोषण करके कोशिकाओं तक पहुंचाते थे। यहाँ पे मतलब कि बड़ी आंत में जो हमारे दीर्घरोम होंगे वो सिर्फ भोजन में पानी का अवशोषण करते हैं और उसके बाद जो भी बचता है मल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, वो आगे भेज दिया जाता है और मल में इकट्ठा रहता है। तो देखते हैं कि मलाशय यानी कि जहाँ पर मल इकट्ठा होता है, तो मलाशय यह बृहदांत का सबसे अंतिम भाग है। देखो, बड़ी आंत हमारी ये है, बड़ी आंत का अंतिम भाग ये है। इसमें संपूर्ण भोजन पचने के बाद बचे मल को थोड़े समय तक रोक के रखा जाता है। जो भी भोजन पचने के बाद यानी कि मल होता है वो मलाशय में थोड़े समय तक रखा जाता है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम भाग जिसे हम बोलते हैं गुदाद्वार। तो देखते हैं कि गुदाद्वार क्या करता है। देखो, यह मलाशय में जुड़ा सबसे अंतिम भाग है। हमारा मलाशय ये है, मलाशय का सबसे अंतिम भाग जो है वो क्या है, गुदाद्वार। इसकी सहायता से हमारे अंदर उपस्थित मल यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ था, बचा था,
उपस्थित मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रकार भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। यही हमारा था पाचन तंत्र कि पाचन तंत्र कैसे कैसे काम करता है, और हमने शुरुआत से लगाकर यानी कि मुख गुहा से लगाकर पूरा गूदा दौर तक पढ़ा। हमने बात की थी कि मल क्या है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि मल क्या है। मल वही है जो हमारे भोजन में सबसे लास्ट में पदार्थ बचता है पचने के बाद, वही अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, मल। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।